हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम का डेट ऑलमोस्ट अनाउंस ही हो चुका है। अब ये एग्ज़ाम जो है आपका 29 ऑफ अक्टूबर यानी शेड्यूल डेट जो है वही डेट पर होगा। और इसमें अब कोई छेड़छाड़ होने वाली नहीं है। ठीक है, पहले ये डेट डिफर होने वाला था, लेकिन अच्छा है कि इसी डेट को एग्ज़ाम ले लिया जाए, क्योंकि देखिए ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि आज से संभावित है। पिछले साल 1.5 साल से ये एग्ज़ाम जो है डिफ़र हो रहा है, बार बार टल रहा है। और 29 अक्टूबर को अगर हो जाता है परीक्षा तो ये आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर ये परीक्षा हो जाएगा तो इसके बाद आपके पास CGL जो है वो आप एक स्पेशल माइंडसेट के साथ इसकी तैयारी कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अभी देखिए आपके समक्ष क्या है, दो तरह का अभी एक डायलेमेटिक सिचुएशन है आपके पास, है ना। पहला है कि CGL का एग्ज़ाम भी है, साथ में आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, और ये दोनों ही एग्ज़ाम जो है अलग अलग सिलेबस, अलग अलग क्वेश्चन पैटर्न को इंडिकेट करता है। तो ऐसे में आपके पास एक क्लैरिटी रहेगा आफ्टर दिस एग्जामिनेशन, है ना। रेवेन्यू इंस्पेक्टर को जब आप अपियर कर लेंगे 29 को, तो आपके पास नवंबर और पूरा का पूरा दिसंबर, ठीक है, ये 2 महीना आपके पास सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड होके CGL को पढ़ने का समय रहेगा। ठीक है, तो दैट इज़ गुड इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, इस वजह से ये मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है। इसी को कंटिन्यू करेंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि देखिए सिलेबस को कंप्लीट ऑलमोस्ट हम लोगों ने 70% सिलेबस को कंप्लीट कर चुका है, और जो पार्ट बचा हुआ है वो है आपका माइक्रो का पार्ट। ठीक है, और आप PGT के क्वेश्चंस को देखे होंगे तो वहाँ पर आपने माइक्रो के पार्ट से लगभग 10 सवाल देखे होंगे। ठीक है, और वो भी 10 सवाल कब, जब 150 क्वेश्चन था, उसमें आपका 150 क्वेश्चन था और वहाँ पर 10 से 15 सवाल आपने देखा, यानी 10% जो है कवरेज था माइक्रो का। और जैसा कि सिलेबस में भी देखने से ही पता चलता है कि वो माइक्रो का कवरेज काफ़ी कम है, लेकिन इसको आप जो नोट्स दिया गया है उस नोट्स से ज़रूर कवर कर लेंगे, है ना। और साथ में हम लोग इसके कुछ MCQs को कर लेंगे। ठीक है, और MCQs के माध्यम से हम लोग जो है थोड़ा सा डिस्कशन फॉर्मेट में चले जाएंगे, और ताकि जो है देखिए अभी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा समय बिताना चाहिए। मेरा टारगेट है 1500 क्वेश्चंस जो है आपके समक्ष हम रखें, ताकि इन 1500 क्वेश्चंस जो कराएंगे हम आपको, तो इन 1500 में आपके मेमोरी में 750 क्वेश्चंस सेट करें, और 750 क्वेश्चंस जो स्किप करेगा, मान लीजिए दिमाग में नहीं रहेगा वो चीज़, तो वो एटलीस्ट आपके एग्जामिनेशन के टाइम में वो रिकॉल हो जाए, याद हो जाए, ऑप्शंस देख के समझ में आ जाए, हाँ ये चीज़ हमने पढ़ा था। इस तरह का हम स्ट्रेटजी लेकर चलना चाह रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग इस पूरे सेशन को एंजॉय कीजिएगा। हम लोग हर दिन लगभग 150 क्वेश्चन शाम में कर रहे हैं। ठीक है, जिसका सीरीज कल से शुरू किया गया है, और इससे पहले हम लोगों ने 3 सीरीज इसी पैटर्न पर लिया था, वो भी 30 to 40 क्वेश्चन था, यानी 150 क्वेश्चन, यानी टोटल 300 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कर लिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टारगेटेड जोन है वो है आपका 1500 क्वेश्चंस और करना, तो कुल मिलाकर हम लोग 1800 क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन जो जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था लास्ट टाइम, ठीक है, वो था आपका E30 पेज को हम लोग यहाँ से छोड़ दिए थे। और देखिए इसका PDF जो है ऑलरेडी ग्रुप में सर्कुलेट है, तो यदि आप लोगों को कहीं समझ में ना आए तो उसका डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो डिस्क्रिप्शन को अगर मुझे रेलिवेंट लगेगा कि आप लोगों को समझाना है तभी हम समझाएंगे, है ना, अदरवाइज हम लोग स्किप करेंगे। पहला प्रश्न है, द बेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इन्वायरमेंटल अप्रोच। ठीक है, कहा जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत आर्थिक विकास का आधार क्या है, तो आधार है पर्यावरणीय अप्रोच, है ना, इन्वायरमेंटल अप्रोच। हम लोग भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 17वां जो क्वेश्चन है वो है हमारे लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए केस ऑफ इंटरजेनरेशनल सब सेंसिबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जहाँ भी आएगा आपके समक्ष, उसका उत्तर नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, ठीक है, इन्वायरमेंटल पैटर्न,
पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण का संवर्धन, इसी प्रकार का आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मास्टर आंसर की हो गया। ठीक है, जहाँ भी आप क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार का उत्तर देंगे। तो देखिए, चूंकि ये क्वेश्चन 18वां जो क्वेश्चन है ये भी सेम पैटर्न पर है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है निमराना। ठीक है, निमराना ए मॉडल ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, है ना। यानी कहा जा रहा है कि ये एक मॉडल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मॉडल है निमराना, और ये मॉडल जो है वो किस स्टेट में लोकेट करता है। तो निमराना जो है वो आपका राजस्थान में लोकेट करता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डेवलपमेंट वर्क डन हियर आर बेस्ड ऑन सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल। देखिए, निमराना एक पंचायत होगा या गांव होगा या जिला तो नहीं है, एक गांव है या पंचायत है। ठीक है, जहाँ तक मेरी स्मृति है, मेरी मेमोरी है, तो उस आधार पर ये अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। देखिए, अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, मैंने सही अप्रोच पर गया था मैं। तो निमराना जो गांव है वहाँ पर एक ऐसा मॉडल इस्टेब्लिश किया गया है कि वहाँ पर सभी चीज़ें पर्यावरण को संरक्षण संवर्धन करने के लिए है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर बायोफ्यूल का यूज़ होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर बायोगैस का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज होता है, इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्शन है वो भी आपका सोलर से होता है, विंड से होता है। इस प्रकार से जो है वहाँ पर चीज़ें चली आ रही है। तो इसीलिए वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक अद्वितीय मॉडल है, जो कि यूपी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, राजस्थान का प्रश्न। तो समझ सकते हैं कि यह राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें ठीक क्वेश्चन पूछी गई है। अगला है आपका 2020 का प्रश्न है MPPCS प्री द टास्क फोर्स ऑफ ब्लू इकोनॉमी। देखिए, ये क्वेश्चन JPSC के प्रश्न में भी आया था, JPSC का असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन में, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स का जो सवाल होता है वो भी रहा था। तो द टास्क फोर्स ऑफ ब्लू इकोनॉमी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इंडिया और नॉर्वे के बीच में ब्लू इकोनॉमी को लेकर टास्क फोर्स गठित किया गया है। अब ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, तो ब्लू इकोनॉमी को समझिए। द इंडियन नॉर्वे टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज लॉन्च्ड ज्वाइंटली बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड नॉर्वेन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और द पर्पस ऑफ द टास्क फोर्स इज टू डेवलप एंड फॉलो अप द ज्वाइंट इनिशिएटिव बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आपका ब्लू इकोनॉमी को दर्शाती है। ठीक है, तो देखिए, ब्लू इकोनॉमी बेसिकली जो होता है वो होता है ओशन से रिलेटेड, ओशन रिलेटेड इकोनॉमी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए 2019 का प्रश्न है, संभावित है कि ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न माना जाएगा। देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज पार्ट्स ऑफ इट्स सोशल कैपिटल। यानी सामाजिक पूंजी के रूप में हम लोग किसे कंसीडर करेंगे, है ना। किसी भी एक देश के संबंध में अगर हम लोग बात करें कि सामाजिक पूंजी क्या होती है, तो सामाजिक पूंजी क्या होती है, तो इसका उत्तर पर हम लोग चले जाते हैं। द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी। देखिए, सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्द, ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है किसी भी आपका इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरत होती है। म्यूचुअल ट्रस्ट और हार्मोनी, यानी अगर मान लीजिए दो संप्रदाय, दो जाति या फिर दो विभिन्न धाराओं के लोग रहते हैं और उन दोनों के बीच में एक आपसी ट्रस्ट का माहौल है, म्यूचुअल ट्रस्ट है और म्यूचुअल हार्मोनी है, सद्भावना है, तो वो चीज़ें आपका सोशल कैपिटल होती है किसी भी देश के लिए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार का एक उदाहरण अगर हम लोग देखें तो आप इंडिया को समझ सकते हैं और एक पाकिस्तान को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल हार्मोनी है, म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कई तरह के लोग रहते हैं और उन सभी लोगों में एक चीज़ कॉमन है कि वो लोग अपने बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट को डेवलप किए हुए हैं, म्यूचुअल हार्मोनी को डेवलप किए हुए हैं। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की, तो वहाँ पर देखिए, वहाँ भी कई तरह के लोग एक समय में थे, है ना। वहाँ पर भी विभिन्न तरह के जनजातियाँ, जातियाँ और विभिन्न धर्मों के लोग वहाँ पर रहते थे, लेकिन वहाँ पर क्या था, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं था, म्यूचुअल हार्मोनी नहीं था। तो इस वजह से आप देखे होंगे कि पाकिस्तान का अभी क्या हालत है, इकोनॉमी के मामले में क्या हालत है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, सोशल कैपिटल कहलाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना।
ये प्रश्न जो है सेम टू सेम पैटर्न पर है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 23वां प्रश्न है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, ये किस चीज़ पर आधारित है? तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है आपका ह्यूमन कैपिटल पर आधारित। देखिए ये प्रश्न भी आपका JSSC के PGT क्वेश्चंस में आया हुआ था, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड, और वो भी ह्यूमन कैपिटल को डिनोट करते हुए क्वेश्चंस था। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चंस जितने भी मैं यहाँ करा रहा हूँ इसका क्या महत्व है, क्या महत्ता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड 2-3 प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम को सिर्फ आप याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। तो इसमें है सबसे पहला प्रोग्राम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, और ये किसके अंतर्गत संचालित है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत संचालित होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तीसरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैटर, यहाँ पर बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पर उजागर हो रहा है कि इंडिया एड्स ऑन अबाउट 12 मिलियन पीपल। 12 मिलियन पीपल मतलब होगी आपके पास 120 लाख की जनसंख्या, ठीक है। हाँ, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, तो 12 मिलियन मतलब 120 लाख यानी 1.2 करोड़ आदमी हैं। तो पीपल टू इट्स वर्क फोर्स एवरी ईयर बाय 2030 1/3 ऑफ इट्स वर्ल्ड वर्किंग एज पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी फ्रॉम इंडिया। कहा जा रहा है कि 2030 तक आते आते जितने भी वर्किंग एज पॉपुलेशन है वर्ल्ड के, उनका 1/3 भारत में ही होगा, और 12 मिलियन पीपल हम लोग हर वर्ष क्या करते हैं? स्किल करते हैं, ठीक है, एड करते हैं। अगला है प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न हम करा रहे हैं ये आपका अंग्रेजी में है क्वेश्चंस, लेकिन इसका हम उत्तर और एक्सप्लेनेशन हिंदी में करते जा रहे हैं, ताकि अंग्रेजी माध्यम एवं हिंदी माध्यम दोनों ही के बच्चों को कोई परेशानी ना हो और किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चंस को हम लोगों ने इंग्लिश माध्यम में चुना है, और ये क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस हैं यकीन मानिए कि ये एग्जामिनेशन में सवाल के तौर पर आपके सामने दिखेंगे, और सवाल के तौर पर अगर नहीं दिखते हैं तो वो विकल्प के तौर पर भी आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस पूरे सेशन को आप लोग अच्छे से देखें। अच्छे से मतलब कहने का कि सेशन को कंप्लीटली आप फॉलो करें, पूरा देखें, है ना। हाँ, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन यानी सिंचाई। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव, हम लोगों को देखिए इस तरह के प्रश्न जब भी दिखेंगे जहां पर नोट लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, नन लिखा हुआ रहेगा यानी कोई नहीं, नहीं, इस प्रकार का जो भी प्रश्न में आपको कहीं भी दिख जाए तो आपके पास कलम होगा, कलम लीजिएगा और इस नोट को यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। होता क्या है, कई बार हम लोग इस नोट को इग्नोर कर देते हैं, तो विल हैव की जगह पर क्या करते हैं? आंसर को गलत कर देते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शंस उस तरह का रहा तो हम लोग आंसर को गलत कर देते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के जब भी प्रश्न आपको दिखें तो आप उस नोट के नीचे क्या कीजिएगा, या फिर नहीं लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा नहीं है, इस प्रकार का जब भी सवाल रहे तो आप उस नहीं के नीचे एक अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा नहीं इम्पैक्ट करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, तो इरिगेशन नहीं करता है। कौन कौन सा करता है वो देख लेते हैं। तो शिक्षा करता है यानी एडुकेशन, मेडिकल केयर यानी स्वास्थ्य सुविधाएं, और प्रशिक्षण, है ना, प्रशिक्षण इन द टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या करती हैं? आपको ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में इम्पैक्ट करती है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, ठीक है। 25वां प्रश्न है, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू डी ऑल ऑफ द अबव। ये देखिए हम अभी जस्ट डिस्कशन किए हैं, स्किल डेवलपमेंट, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी और प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेस यानी संसाधनों का समुचित प्रयोग, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता में वृद्धि, और स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास। ये सभी चीज़ें क्या करती है? ह्यूमन कैपिटल को के इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करती है यानी वृद्धि करती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टॉप्ड इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। देखिए यहाँ पर जो जो चीज़ हम बताते जाएंगे उन सभी चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा सा नोट भी करना होगा, है ना। जैसे मान लीजिए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पूछा गया है ना, तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स
सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी कौन करता है? देखिए ये वर्ल्ड बैंक करता है ना, और वर्ल्ड बैंक आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के कई सारे रिपोर्ट होते हैं। वर्ल्ड बैंक का फंक्शन क्या होता है कि ये एक तो आपको एड मुहैया कराता है, यानी लोन मुहैया कराता है। दूसरा, आपके किसी भी इकोनॉमी के ज्ञान के संवर्धन को भी विकसित करता है ना, ज्ञान को भी विकसित करता है। यानी वर्ल्ड बैंक ऑल्सो इन्हांस द नॉलेज प्रोसेस ऑफ एनी इकोनॉमी, है ना, यानी किसी भी अर्थव्यवस्था का ज्ञान संवर्धन करता है, ताकि उसको एक समुचित ज्ञान रहे कि किस क्षेत्र में कैसा काम करना चाहिए। मान लीजिए एक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, ये इंडेक्स क्यों जारी हुआ? ताकि आप अपनी अर्थव्यवस्था को या अपने देश को इस स्तर पर समझ सकें कि मेरा देश किस स्तर पर है। अब है कि टॉप कौन किया है, इसमें प्रश्न है टॉप कौन किया, तो इसका उत्तर होगा सिंगापुर। देखिए सिंगापुर कई वर्षों से टॉप करता आ रहा है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। HCI 2021 में भी ये टॉप पर था, ठीक है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा देखना होगा। अगला प्रश्न है इंक्लूसिव ग्रोथ वुड नेसेसिटेट, है ना, मतलब कि इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए क्या क्या अनिवार्यता है? तो ऑल ऑफ द अबव है, यानी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इसको सही में अगर इस प्रकार से समझे तो कृषि के रिवाइवल, यानी कृषि का पुनर्संरचना, और इंफ्रास्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक जो फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, उन सभी का विकास, और इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सर्विसेज सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ। तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो है विशेष फोकस, ये सभी चीज़ें इंक्लूसिव ग्रोथ को डिसाइड करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप PDF से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इस पर ज़्यादा डिस्कशन सही नहीं रहेगा। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को टैकल करना है। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा ठीक है, लेकिन बहुत पुराना प्रश्न है, 2012 का, इसलिए हम लोग इसको नहीं टच करेंगे। ये प्रश्न जो है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। फॉर द फर्स्ट टाइम ए न्यू चैप्टर, देखिए एक नया चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था इकोनॉमिक सर्वे में 2011-12 में। कौन सा चैप्टर था? वो था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित और क्लाइमेट चेंज से संबंधित। तो देखिए ये प्रश्न जो है आपका हो सकता है कि पूछा जाए। इकोनॉमिक सर्वे में आपका 2011-12 में ये चीज़ें इंक्लूड की गई थी, ठीक है। और हमको आप ये कमेंट कर बताइएगा, या फिर ग्रुप में भी बता सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी जगह कमेंट करें। बेस ईयर क्या माना जाता है अभी, ठीक है। बेस ईयर किस चीज़ का आकलन करने के लिए? किसी भी चीज़ को, होलसेल प्राइस इंडेक्स को, करेंट रेट को, या फिर आपका नेशनल इनकम को, इन सभी चीज़ों को मेजरमेंट के लिए बेस ईयर क्या माना जाता है? ये प्रश्न देखिए हो सकता है पूछ दे, आप इसका आंसर हमको बताइएगा, ठीक है। यहीं से संबंधित है कहीं से, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला जो टॉपिक है वो है आपका एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वो आपका सिलेबस में है, और काफ़ी ज़्यादा उसका सिलेबस का पोर्शन जो है, एग्रीकल्चर का पोर्शन वो काफ़ी ज़्यादा है ना, क्योंकि दो टॉपिक जो है मुख्य रूप से आपका एग्रीकल्चर से संबंधित टॉपिक को इंडिया के रिस्पेक्ट में दिया गया है। और यहाँ पर थोड़ा सा लेटेस्ट टॉपिक भी आप लोगों के समक्ष डिस्कशन करेंगे, तो वो चीज़ आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा। सबसे पहले है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 ऑफ इंडिया। देखिए ये बिल जो है काफ़ी विवादित बिल रहा था, और इस बिल को लेकर काफ़ी ज़्यादा मत्थापच्ची भी हुई थी, और बाद में इसे क्या किया था, सरकार ने वापस भी ले लिया था, है ना। तो इसीलिए ये बिल से संबंधित हो सकता है कि प्रश्न आपको पूछा जाए। तो इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मोड में हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये जो बिल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बिल भी रहा था, है ना। विधेयक बना था, फिर इस विधेयक को कैबिनेट से पास करा लिया गया था, और कैबिनेट के बाद संसद में ये बिल पारित नहीं हो पाया, तो फिर अध्यादेश के माध्यम से क्या हुआ कि इस बिल को कानून का स्वरूप दे दिया गया था, ठीक है, कानून बना दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये जानना है कि ये बिल इतना विरोध क्यों झेला था, है ना।
तो विरोध क्यों झेला था इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत जो 3 इम्पॉर्टेंट बिल था, इन तीनों बिल को आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। हो सकता है, मेरा मानना ऐसा हो रहा है, मेरा जो है रेट्रोस्पेक्शन जो कहते हैं कि आत्ममंथन जब हम करते हैं तो ऐसा फील होता है कि ये बिल जो है इस बिल से संबंधित प्रश्न जो है पूछ लिया जाए आपको JSSC के परीक्षा में, इकोनॉमिक्स के परीक्षा में, ठीक है। तो देखिए, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, इसको अगर हिंदी में बोले तो कृषक उत्पाद व्यापार एवं विपणन विधेयक 2020, ठीक है। तो इसको अगर अंग्रेजी में बोले तो द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। ये कब आया था? ये आया था आपका सितंबर 2020 में, और जिसे रिप्लेस कर लिया गया था 1 दिसंबर 2021 को, है ना, यानी वापस ले लिया गया था। हैड प्रोविजन फॉर इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रेड। देखिए इसमें क्या प्रोविजन किया गया था कि आप किसी APMC में लोकल लेवल पर ही ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। मान लीजिए मैं धनबाद के किसी गांव का कृषक हूं, किसान हूं, तो मैं जो सब्जी अपनी बेचूंगा तो वो मैं धनबाद की सब्जी मंडी या फिर राज्य में ही किसी सब्जी मंडी में बेच सकूंगा। मैं धनबाद का हूं लेकिन मैं आसनसोल में या दुर्गापुर जाके मैं ये सब्जी नहीं बेच सकता हूं। तो ये सभी चीज़ें क्या थी? बैरियर थी, ऑब्स्टेकल थी। तो इस कृषक विपणन बिल के अंतर्गत ये सुविधाएं दी गई थी कि आप किसी भी स्टेट में जाके, यानी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों ही तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी इस बिल में चीज़ें थी। तो अब वो बिल क्या क्या है वो जान लीजिए। दूसरा जो बिल है, इसमें पहला बिल देख लीजिए, ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा है आपका APMC मार्केट से संबंधित, जो कि यहाँ पर आएगा, एसेंशियल कमोडिटीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस वेयर नॉट मेंशन्ड इन दैट बिल। देखिए ये 3 चीज़ें मिसिंग थी यहाँ से, ठीक है। एसेंशियल कमोडिटीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इसी 3 चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर विरोध था, ठीक है। और बात करें जिस बिल की बात कर रहे हैं, ये फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें आपका एसेंशियल कमोडिटीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और तीसरा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये 3 चीज़ों पर बात नहीं थी। ये 3 चीज़ों को अलग से 2 और बिल था, जो कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, यानी अनिवार्य वस्तु अधिनियम 2020, ठीक है, संशोधन अधिनियम, और फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इस पर इन दोनों को समाहित किया गया था, एसेंशियल कमोडिटीज़ को और MSP को। तो ये 3 टोटल कुल मिला के 3 बिल हुए, और इन 3 बिल को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदी में बात करें तो एसेंशियल कमोडिटी यानी अनिवार्य वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 दूसरा अधिनियम का नाम है, और तीसरा अधिनियम का नाम है कृषक एग्रीमेंट समझौता ऑन प्राइस एश्योरेंस, यानी मूल्य के निर्धारण पर समझौता और कृषक सेवा बिल या अधिनियम 2020 कहेंगे, ठीक है। हालांकि इसका अंग्रेजी वर्जन ही आएगा अगर एक्ट के संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो, इसलिए आप अंग्रेजी को भी इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है आपका, जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है होता है। देखिए ये एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न है, एग्रीकल्चर से संबंधित है, और इसका उत्तर होगा एग्रीकल्चर से संबंधित, ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्री होता है रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टेन स्पीसीज। मान लीजिए किसी प्रकार का कोई जैसे मछली है, ठीक है, मत्स्य उत्पादन होता है, तो वहाँ पर एक मान लीजिए कोई मछली है, रेहू मछली, तो इस रेहू के विभिन्न स्पीसीज को फिर से क्या करना, पर्पस होता है सेलिंग, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिप्रोडक्शन हो। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो इंडस्ट्री सेटअप की गई है वो है आपका जेनेटिक इंडस्ट्री, और ये किसके अंतर्गत आती है? तो कृषि के ही अंतर्गत आती है, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया।
यानी खाद्य के प्रबंधन से संबंधित कौन सा लक्ष्य इसमें नहीं है, तो इसमें जो लक्ष्य नहीं है वो उस पर बात करेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स ये नहीं है, ठीक है, यानी ये इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। और बाकी जो जितने हैं वो सभी हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स ये है, यानी खाद्यान्नों का वितरण। प्रोक्योरमेंट यानी निविदाएं यानी टेंडर जिसको ठेका कहते हैं। और तीसरा जो है वो है आपका मेंटेनेंस ऑफ फूड ग्रेन्स बफर स्टॉक यानी स्टोरेज यानी भंडारण। जैसे देखते होंगे आप एफसीआई का गोडाउन होगा आपके आसपास में कहीं पर, ठीक है, या कोई कोल्ड स्टोरेज होगा राज्य सरकार का। तो ये सभी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत निहित हैं। किसके अंतर्गत? फूड मैनेजमेंट यानी खाद्य प्रबंधन के अंतर्गत। और ये आपका सिलेबस का पार्ट है, संभावित है कि प्रश्न इससे पूछा जाए। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन सभी चीज़ों से संबंधित है। और थोड़ा सा हम लोग मल्टी स्टेटमेंट जो क्वेश्चंस रहेगा उसको स्किप करेंगे। कारण बड़ा सिंपल सा है, पीजीटी के एग्जामिनेशन में आप लोगों ने देखा है कि मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो है नहीं पूछा गया, लेकिन हम लोग मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस को देखेंगे तभी जब वो फैक्ट बेस्ड होगा, है ना। यानी एसर्शन रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन रहेगा यानी कथन और कारण वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग स्किप करेंगे। दूसरा देखिए अगला प्रश्न है सूरज धारा योजना। ये है आपका किससे संबंधित? तो एक्सचेंज ऑफ सीड से संबंधित, है ना। सूरज धारा योजना ये आप ध्यान रखिएगा कौन से राज्य में ये इम्प्लीमेंट किया गया था, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया था। और ये किस चीज़ से संबंधित है? तो बीजों के एक्सचेंज से है ना, विनिमय से है, विनिमय यानी अदला बदली से। चलिए अब अगला हम लोग जाते हैं, जो प्रश्न है वो है हु एमंग द फॉलोइंग डिड नॉट अप्रूव द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग इन इंडिया। तो चौधरी चरण सिंह जो हैं वो कोऑपरेटिव फार्मिंग को इंडिया में अप्रूव नहीं किए थे, ठीक है। अगला है व्हाट इज मींट बाय ए बुल्लोक कैपिटलिस्ट। देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और कई सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है ना। बुल्लोक कैपिटलिस्ट यानी इसको आप देखिए अंग्रेजी में भी यही चीज़ कहा जाता है, ऐसा हिंदी में भी यही चीज़ बोला जाता है, बुल्लोक कैपिटलिस्ट। तो इसका उत्तर जो है वो है आपका फार्मर्स हु हैव सम रिसोर्सेज बट नो आर नॉट रीच, है ना। यानी किसान वैसे किसान जो काफ़ी ज़्यादा संसाधन से मतलब संपन्न है, संसाधन संपन्न है, लेकिन वो आपका धनी नहीं है, ठीक है, अमीर नहीं है। तो ये चीज़ें आप अपने आसपास में कई सारे ऐसे किसान हैं, मेरे गांव में भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास एकड़ एकड़ में ज़मीन है, लेकिन वो गरीब के गरीब हैं। कारण बड़ा सिंपल सा है कि उनके पास बुल्लोक वो जो है उनको कंसीडर जिस प्रकार से हम लोग करते हैं वो करते हैं बुल्लोक कैपिटलिस्ट, यानी वो जो है ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड को ही अपनाए रखते हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड को ही अपनाते हैं, ठीक है। पारंपरिक कृषिगत जो संसाधन हैं या फिर प्रक्रियाएं हैं उन्हीं को अपनाए हुए रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, है ना। ये चीज़ें प्रश्न है, देखिए फिर से नोट जहाँ आया वहाँ आंसर, नोट से जहाँ रहेगा वहाँ पर नोट के अंदर अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा मल्टीपल क्रॉपिंग स्कीम, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म का क्या क्या पार्ट था? तो लैंड रिफॉर्म का पार्ट था टेनेंसी रिफॉर्म्स, है ना। यानी आप भूदान आंदोलन के बारे में सुने होंगे, भूदान आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे इसके प्रणेता थे। आचार्य विनोबा भावे के नाम पर ही हमारे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है, ठीक है। और ये आचार्य विनोबा भावे टेनेंसी रिफॉर्म यानी जितने भी जोतकार थे या फिर कहिए काश्तकार थे उन लोगों को ये समझाने का प्रयास उन्होंने किया कि आपके पास मतलब अधिकांश ज़मीन आप ही के पास है, तो इस ज़मीन को आप या तो वितरित कर दें, लोगों में बांट दें या दान कर दें, इस प्रकार से उन्होंने मोटिवेट किया था। तो ये लैंड रिफॉर्म्स मूवमेंट हुआ था, उस वक्त का ये पार्ट था। दूसरा है एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम।
अधिकांश जमीन जमींदारों के पास ही था, तो वो एबोलिशन यानी इस प्रथा का अंत भी हुआ इस दौरान, लैंड रिफॉर्म्स के दौरान। और तीसरा है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, यानी सीलिंग एक सीमांकन कर दिया गया कि आप इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से इस लैंड रिफॉर्म्स को सक्सेसफुल किया गया था, ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न जो है वो है इसी प्रकार का प्रश्न है, इसलिए स्किप करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। द साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया। मार्जिनल लैंड होल्डिंग क्या होता है? सीमांत लैंड होल्डिंग यानी जोत, ठीक है। तो सीमांत जोत का जो साइज है वो है आपका लेस देन 1 हेक्टेयर, ठीक है, लेस देन 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर से कम जमीन है तो आप मार्जिनल लैंड होल्डर्स हैं, ठीक है। और इसका देखिए विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, बड़ा अच्छा विवरण दिया हुआ। मार्जिनल होल्डिंग के लिए बिलो 1 हेक्टेयर है, स्मॉल के लिए 1 to 2 है, सेमी मीडियम 2 to 4 है, और मीडियम 4 to 10 हेक्टेयर है, एंड लार्ज जो है वो आपका 10 हेक्टेयर एंड अबव, ठीक है। तो 5 प्रकार से इसका क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। और ये कैटेगराइजेशन आप जरूर याद रखिएगा, प्रश्न एकदम धमक जाएगा, है ना। आप एग्जाम में देखिएगा प्रश्न, उसके बाद याद कीजिएगा कि अरे सर तो बोले थे लेकिन हमने याद नहीं किया था। तो ऐसा ना हो इसलिए हम कहेंगे कि आप इसको याद कर लीजिएगा। ये पांचों एकदम मतलब जवान में एकदम ऐसा होना चाहिए कि पूछें और आप बता दें। लार्ज लैंड होल्डिंग्स कितने का होगा? तो 10 हेक्टेयर एंड अबव होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है द साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया, वही लेस देन 1 हेक्टेयर होगा, ठीक है। 1 to 2 हेक्टेयर में क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। 2 to 4 हेक्टेयर में क्या होगा? सेमी मीडियम होगा। और मोर देन 5 हेक्टेयर ऐसा कुछ कैटेगराइजेशन नहीं है, ठीक है। मोर देन 4 है और अप टू 10 है, यानी 4 से 10 तक है, तो इसको हम लोग कहते हैं मीडियम हेक्टेयर, है ना। अगला है ए फार्मर विच हैज़ लैंड होल्डिंग बिटवीन 1 to 2 हेक्टेयर, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे स्मॉल फार्मर, ठीक है। और लेस देन 1 है तो मार्जिनल कहेंगे, यानी सीमांत। और इसको स्मॉल फार्मर है तो लघु बोलेंगे। द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन बिहार इन कंपेरिजन विथ, इसको हम लोग स्कीप करते हैं, हालांकि ये नेशनल लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको अगर देख ले तो सेकेंड लोएस्ट है, यानी लास्ट से सेकेंड है, ठीक है, बॉटम से सेकेंड। ये देखिए एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न है। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन व्हीट, यानी गेहूं में कौन सा स्टेज सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है? तो वो होता है आपका 18 का ए है, यानी CRI स्टेज। CRI यानी क्रॉन रूट इनिशिएशन स्टेज। क्रॉन रूट इनिशिएशन एक प्रकार की अवस्था है कृषि में, विशेष तौर पर गेहूं की कृषि में, गेहूं के खेती बाड़ी में ये एक अवस्था है जिस अवस्था में क्या होता है कि चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है ना, यानी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब मॉइस्चर हो जाता है, नमी के कारण क्या होता है फसल बर्बाद होने की संभावना बनी रहती। तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए CRI स्टेज पे बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़काव किया जाता है, तो वो चीज़ें ठीक हो जाती है। अगला है आपका जो क्वेश्चन वो है आपका फॉलोइंग इज द इफेक्टिव रीजन। सबसे मतलब मुख्य कारण क्या है स्लो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का भारत में? तो इसका रूरल पॉवर्टी, यानी ग्रामीणों में गरीबी, ठीक है, ग्रामीणों में गरीबी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पर जागीरदारी प्रथा, रैयतवारी प्रथा, महलवारी प्रथा और जमींदारी प्रथा, ये 4 प्रकार का प्रथा है, ठीक है। और ये चारों प्रकार का प्रथा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा तो इनडायरेक्टली पूछ लेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ भूमि संबंधी कृषि संबंधी चीज़ें नहीं पढ़नी, भूमि संबंधी कानून भी पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस के अनुसार। तो हो सकता है 1, 2, 3 सवाल पूछ ले, है ना, तो इसीलिए हम लोगों को इस चीज़ को लेकर भी प्रिपेयर रहना है। तो देखिए जागीरदारी सिस्टम क्या है, रैयतवारी सिस्टम क्या है, महलवारी सिस्टम क्या है, जमींदारी सिस्टम क्या है, इसको हम लोग ब्रीफ में अगर जाएं तो हम लोग संक्षेप में इसको समझते हैं। लैंड अलॉटेड टू बिग फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स,
इसको हम लोग जागीरदारी प्रथा कहते थे। अब इसको ऐसे समझिए, अंग्रेजों के समय में एक क्या था कि लगान देने की व्यवस्था थी, है ना, या फिर उससे पहले भी था, लेकिन अंग्रेजों के समय में इसको और ज़्यादा कैटेगराइज कर दिया गया था। तो लगान लेने की जो प्रथा थी उसके अंतर्गत क्या था कि अंग्रेज जो है खुद तो आएंगे नहीं लगान यहाँ पर वसूली करने, वो लोग क्या करते थे कि एक फ्यूडल यानी सामंती को यहाँ पर जो है दे देते थे कि हाँ बाबू तुम जो है अपना ये फ्यूडल है, तुम्हारा ये गांव है, तुम्हारे अधीन ये इतने गांव हैं, तुम इससे लगान वसूल करके हमको कलेक्ट करके देना, ठीक है। तो ये था जागीरदारी प्रथा। अब है लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्मर्स और रेंट कलेक्टर्स। इसके बाद क्या हुआ, जमींदारी प्रथा में क्या हुआ कि रेंट कलेक्टर्स, ठीक है, यहाँ पर जमींदारों को रेंट कलेक्टर्स बनाया गया। और ये जमींदार कौन थे, तो रेवेन्यू फार्मर्स थे, यानी राजस्व कृषक थे। बड़े स्तर पर ये लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी करवाते थे और उनसे रेंट वसूली करके अंग्रेजों को वो चीज़ें मुहैया कराते थे, पेमेंट करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार की जो प्रथा थी वो थी जमींदारी प्रथा। तीसरा जो प्रथा था वो था आपका रैयतवारी सिस्टम, यानी रैयतवारी प्रथा। और यहाँ पर क्या होता था कि हर एक किसानों को लैंड अलॉट कर दिया जाता था। यानी मान लीजिए आप राम है, श्याम है, रहीम है, मुश्ताक हैं, तो अगर आप 4 लोग हैं तो चारों को आप लोगों को क्या कर दिया जाता था, डिफरेंट जो है लैंड अलॉट कर दिया जाता था। और उस आधार पर आपसे क्या किया जाता था, आपको उस आधार पर आपसे कुछ मॉर्टगेज ले लिया जाता था, कुछ गिफ्ट ले लिया जाता था, कुछ सबलेट ले लिया जाता था, है ना। तो ये सभी चीज़ें रैयतवारी सिस्टम के अंतर्गत ली जाती थी। चौथा है महलवारी सिस्टम। और इसमें क्या होता था कि पूरा का पूरा एक गांव को हम लोग महलवारी सिस्टम के अंतर्गत क्या करते थे कि इसका राजस्व प्रबंधन कर देते थे, ठीक है। और ये चीज़ें आपको राजस्व निरीक्षक के तौर पर चीज़ें, ये सभी चीज़ें देखनी होंगी, है ना। इस प्रकार से नहीं, ये तो अंग्रेजी व्यवस्था थी, लेकिन इसी प्रकार का व्यवस्था अभी भी है। जैसे कि अगर नगर पालिका में आप जाइएगा तो वहाँ पर लैंड होल्डिंग्स होता है, होल्डिंग जिसको बोलते हैं ना, तो होल्डिंग चार्ज की वसूली जो है आपको करनी होगी एज ए रेवेन्यू इंस्पेक्टर। और साथ में कई सारे प्रभार भी आपको रहेंगे, हो सकता है कि और भी कई सारे निरीक्षण के कार्य होंगे, है ना। और अदर देन रेवेन्यू साइड वर्क भी बहुत सारा रहता है, जो कि जो है बहुत सारे अनऑफिशियल वर्क भी होते हैं, ऑफिशियल वर्क भी होते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको हैंडल करना होता है। और यकीन मानिए कि आपको इन सभी कार्यों में काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इंजॉय करेंगे अगर आप फील्ड ड्यूटी को एंजॉय करते हैं या फिर फील्ड में वर्क करना पसंद करते हैं तो, है ना। अदरवाइज ऑफिस वर्क कल्चर में अगर आप ज़्यादा सूटेबल हैं तो फिर ये जॉब थोड़ा सा परेशान आपको हो सकता है करे। लेकिन ठीक है, क्योंकि घर के सामने ही पोस्टिंग रहेगा, तो भी अगर फील्ड वर्क ही होगा तो भी आपको लगेगा कि हम घर के आसपास ही घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, है ना। मान लीजिए आपका घर जमशेदपुर है, ठीक है, या फिर आपका घर रामगढ़ है, रांची है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको रांची के आसपास ही के जगहों पर पोस्टिंग होगी, तो लगेगा कि घरेलू वातावरण ही का माहौल रहेगा, है ना। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया इज हाईली सूटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट। तो इसका होगा आंसर कॉटन। कॉटन यानी कपास के लिए काला मिट्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग जानते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लॉक्स इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, न केवल IAS प्री 2015 में बल्कि BPSC, JPSC और कई सारे एग्जामों में मैंने इस प्रकार के प्रश्न देखे हैं। और यही सिंपल सा प्रश्न एज इट इज पूछ दिया जाता है। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। हाँ, ये प्रश्न जो है एक, हाँ कहाँ देखा है, SSC के एग्जाम में भी देखा है, ठीक है। SSC के CGL एग्जाम में आप जरूर देखे होंगे इस प्रश्न को, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है तो इसका उत्तर होगा कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, यानी पूंजी में वृद्धि तो कर रहा है और इसी प्रकार की ये तकनीकल पद्धति है। कौन सा, स्टील का सब्स्टिट्यूशन, किस लिए, लकड़ी के प्लॉग्स के लिए, यानी हल के लिए, है ना। हल में आप देखते होंगे कि वो चीज़ें अब स्टील की बनने लगी है। पहले क्या होता था, लकड़ी का हल होता था, है ना। जैसे हलधर हम लोग जो बोलते हैं ना, बलराम को हलधर बोलते हैं, भगवान बलराम को, तो वो जो है अभी आज के समय में अगर देखा जाए तो वो चीज़ें अब स्टील की बनने लगी हैं, ठीक है।
और इसको हम लोग कहेंगे कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। आगे बढ़ते हैं। द शेयर ऑफ ये बहुत पुराना प्रश्न है, आगे बढ़ेंगे। अभी के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो 2021-22 में ये चीज़ें 18.8% रिस्पेक्ट हो गई है, ठीक है। 2020-21 में 20.2 था और 18.8% हो गया 2021-20 में। क्या? तो एग्रीकल्चर और उससे संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उसका शेयर किसमें, जीडीपी में कितना परसेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो उस वक्त जो था वो था आपका 15%, लेकिन अभी के समय में आपका बात करें 2021-22 का अंतरिम जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 18.8% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर से ये चीज़ पुरानी प्रश्न है, पुराने प्रश्न को हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्किप करेंगे। देखिए यहाँ पर एक स्टैटिक प्रश्न है और ये है आपका, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर जो है वो रजिस्टर किया था नेगेटिव ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ रजिस्टर करना या मोर देन टारगेट जो है वो अचीव करना, ये सब प्रश्न अमूमन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जो है ये तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या था कि ये नेगेटिव ग्रोथ फेस किया था, ठीक है। और तीसरे जो आपका पंचवर्षीय योजनाएं थी वो था, ड्यूरेशन था आपका 1961 से लेकर 65 तक, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी सारे वार हुए थे और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इस वजह से हुई थी, है ना। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ, जैसे नेहरू जी का वहाँ पर क्या हुआ था कि देहावसान हो गया था, फिर इंडो चाइना का वार हुआ था, तो इस वजह से क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी, ठीक है। चलिए, इन द ईयर हाँ, ये प्रश्न है, देखिए, काशी लालिमा। काशी लालिमा इज द वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो इसका उत्तर होगा ओकरा यानी लेडी फिंगर यानी भिंडी। भिंडी को हम लोग जो है काशी लालिमा की वैरायटी से जानते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जितने भी फल हैं उन सभी के वैरायटी को आप जरूर याद रखिएगा, जितने भी याद रहें, है ना, ऐसा नहीं कि सभी को याद रख लेना। जैसे पपीता के एक वैरायटी है, मुझे एक्चुअली में नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन पपीता की एक दो वैरायटी है जो कि मैं अभी याद रखा था कुछ देर पहले, भूल गया हूँ अभी। आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ, रेड लेडी। हाँ, जैसे यहाँ काशी लालिमा से हमको याद आया था कि पपीता की वैरायटी है एक रेड लेडी, ठीक है, यानी लाल महिला। तो ये रेड लेडी एक पपीता की वैरायटी है, तो वो काफ़ी अच्छा वैरायटी है पपीता का, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। काशी लालिमा इज द वैरायटी ऑफ लेडी फिंगर यानी भिंडी की, है ना। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसका आंसर देख ले। आंसर है ए का 4 यानी उत्तर प्रदेश, मैंगो के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश। उसके बाद है आपका बी का 3, लीची के लिए बिहार, कोकोनट के लिए केरला और एप्पल के लिए जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये आप ऑप्शंस के हिसाब से भी इसको आंसर कर सकते थे, ठीक है। हाँ, अब है यहाँ पर रबर के उत्पादन में कौन सा मैच करता है, कॉफ़ी के उत्पादन में मैच करता है या नहीं करता है, ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर देखना। तो कह रहा है कि विच ऑफ द पेयर्स इज नॉट मैच्ड। देखिए, नॉट आया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। करेक्टली मैच, है ना, कौन सा नहीं इसमें करेक्टली मैच कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कॉफ़ी, यानी रबर में थाईलैंड है, ऑलिव यानी जैतून में आपका स्पेन है, और शुगर केन यानी गन्ना में ब्राज़ील है, ठीक है। और अगर बात करें कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री की, जो लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो उसमें हो जाएगा आपका यहाँ पर ब्राज़ील होगा, ठीक है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि कॉफ़ी प्रोडक्शन का देश, बचपन में जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो वहाँ कहा जाता था कहुआ पात्र का देश। किसको कहते हैं हम लोग, तो एक चैप्टर था हिंदी में, कहुआ पात्र का देश ब्राज़ील, है ना। कहुआ पात्र मतलब हो गया कॉफ़ी मग, है ना, कॉफ़ी मग, कंट्री ऑफ कॉफ़ी मग इज नॉन एज ब्राज़ील। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे।
हाँ, कॉफ़ी के प्रोडक्शन में कौन कौन से 4 कंट्री हैं और इनका सीरीज़ क्या क्या है ना, तो 2020 के अकॉर्डिंग है ब्राज़ील है सबसे पहले टॉप पर, वियतनाम है, कोलंबिया है और इंडोनेशिया है। ये 4 देश हैं जो कि टॉप 4 कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, क्वांटिटी वाइज हैं, ठीक है, क्वांटिटी वाइज यानी मात्रा के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट इंश्योर्स द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया, भारत में कहाँ पर होता है, अब ये बताना है। तो भारत में हम लोग पढ़े अभी, कहाँ पढ़े थे, कर्नाटका, ठीक है। केरला में क्या होता है, कोकोनट होता है, कोकोनट यानी नारियल, ठीक है। महाराष्ट्र में प्याज होता है, और तमिलनाडु में आपका क्या होगा, तमिलनाडु में कौन सा चीज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ये आप हमको थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डाटा वगैरह को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करंट डाटा इसमें दिया हुआ है ना, बहुत ही ज़्यादा करंट डाटा है और रिपोर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा करंट रिपोर्ट है ना। हाँ, देखिए ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फेचेज द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री फ्रॉम इट्स एक्सपोर्ट, पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा वस्तु है, खासकर कृषिगत वस्तु, जो कि लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज से यानी एक्सचेंज को वो क्रिएट कर रहा है, किस माध्यम से, एक्सपोर्ट के माध्यम से। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका राइस, ठीक है। और बेसिकली बासमती राइस की बात करें तो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का ऐसा प्रोडक्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है भारत के द्वारा, और काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज को ये कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। राइस का देखिए कंट्रीब्यूशन कितना है, 8829 यूएस डॉलर मिलियन, यानी 8829 मिलियन डॉलर। और वहीं बात करें दूसरे नंबर पर है आपका स्पाइसेस यानी मसाले, है ना, जिसके लिए वास्को डिगामा उतनी दूर से भारत आया था, और अंग्रेज लोग भी आए थे, काफ़ी लोग जो है सिर्फ और सिर्फ मसाले के लिए ही आए थे यहाँ पर, और यहीं के होके रह गए। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम इन द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, सेम है राइस। चलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लीडिंग मलबरी सिल्क प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट इज, आंसर होगा कर्नाटका, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2-3 चीजें हम बता देते हैं, मलबरी सिल्क होता है यानी मलबरी रेशम, ये आपका हो गया कर्नाटक, और एक प्रकार का सिल्क है तसर सिल्क, तसर रेशम सिल्क या जो बोले रेशम बोले, तो इसको उत्पादन करता है सिर्फ और सिर्फ झारखंड, ठीक है। पूरे इंडिया में 90% ऑफ इट्स प्रोडक्शन इज कैम फ्रॉम या फिर इज कम फ्रॉम झारखंड, ठीक है। यानी तसर सिल्क का 90% उत्पादन जो है कौन करता है, झारखंड करता है। मलबरी सिल्क का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, कर्नाटक करता है। और दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें एक संस्थान है ना, केंद्रीय तसर अनुसंधान संस्थान, ये आपका रांची में अवस्थित है, कहाँ है, तो नगड़ी में है, प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर और एक चीज़ है, कंटेंट डाटा बहुत अच्छा डाटा है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड, चाइना सबसे ज़्यादा सिल्क का उत्पादन करता है, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, तो इंडिया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर बात करें ब्राज़ील क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर यानी चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील करता है इन द वर्ल्ड, वाइल इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यानी दूसरे नंबर पर है इंडिया। अगला प्रश्न है कि एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन इकोनॉमी में, ये किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन करता है। तो देखिए ये सभी प्रकार के जो ऊपर में दिए गए हैं, ये सभी प्रकार के कंट्रीब्यूशन को करता है। सबसे पहले सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स करता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और इंटरनेशनल ट्रेड में करता है, बिल्कुल करता है, और साथ ही नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी करता है, ठीक है। तो ये सभी प्रकार के चीज़ों में अपना इंपॉर्टेंस या फिर कंट्रीब्यूशन करता है।
अगला प्रश्न है एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स इन इंडिया कैन बी लेविड बाय, किसके द्वारा अधिरोपित किया जाता है एग्रीकल्चर यानी कृषि पर कर जो होता है, कृषि पर आय कर किसके द्वारा अधिरोपित किया जाता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है इंडियाज मेन एग्रीकल्चरल इंपोर्ट आइटम, भारत का सबसे ज्यादा मेन एग्रीकल्चरल इंपोर्ट आइटम कौन सा, यानी कौन सी चीजों को वो आयात करता है, मंगवाता कौन सा चीज है, तो एडिबल ऑयल यानी खाने का तेल। ठीक है, ये देखिए चूंकि 2010 का प्रश्न है तो संभावित है कि इसमें कुछ फेरबदल हो, देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। तो इसका उत्तर है एडिबल ऑयल इज द सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल इंपोर्ट आइटम विच अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और साथ में 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भी आपका टोटल इंपोर्ट्स में 4.5% वाइल इंपोर्ट 2.2% टोटल इंपोर्ट। ठीक है, तो ये यही है इसका उत्तर एडिबल ऑयल यानी खाने का जो तेल होता है उसका सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। ठीक है, मंगवाया जाता है दूसरे देशों से। कारण बड़ा सिंपल है, यहाँ पर उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है, और यही चीज़ हम लोग कल भी पढ़े थे, कल के जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसमें हम लोग इन सभी चीज़ों को किए हुए थे। ठीक है, जो हम लोग गूगल मीट पे हर दिन सेशन जो कर रहे हैं वहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था। प्रीफर्ड वेराइटी ऑफ मैंगो फॉर एक्सपोर्ट इज, ये तो आपका क्या होगा, अल्फांसो होगा। ठीक है, अल्फांसो का हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, विशेष तौर पर यूके के कंट्री में, है ना, यूके सबसे ज़्यादा इसको परचेज करता है। हाँ, ये थोड़ा सा सेंसस बेस्ड क्वेश्चन है, 2001 के सेंसस पर क्वेश्चन था, लेकिन 2011 के सेंसस के आधार पर क्या प्रश्न का उत्तर होगा ये चीज़ जानते हैं। अबाउट 55% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स ऑफ द कंट्री इज एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चरल सेक्टर, यानी पूछा जा रहा है प्रश्न कि भारत में कृषिगत जो क्षेत्र है उसमें कितने वर्कफोर्स यानी कितने मानव बल जो है लगे हुए हैं, तो भारत का लगभग 55% वर्कफोर्स किस में लगा हुआ है, कृषि आधारित व्यवस्था पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछने लायक प्रश्न पूछ सकता है। देखिए ये पुराना प्रश्न है, और देखिए पहले क्या था कि पहले काफ़ी ज़्यादा था, देखिए पहले 65% था, लेकिन आज के डेट में 2011 के सेंसस के आधार पर 55% वर्कफोर्स है, और 2021 का जो सेंसस जब भी आएगा, जब भी रिलीज होगा, अगले साल हो जाएगा, तो उस वक्त ये हो सकता है और भी इससे ज़्यादा कम हो जाए। ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो उत्तर होगा वो आपका 55% होगा। ये प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप, यानी नकदी फसल कौन सा नहीं है, तो ग्राउंड नट ये आपका नकदी फसल है, शुगर केन है, जूट भी है, ज्वार क्या है, नहीं है ना, ज्वार क्या है, मोटा अनाज है, मिलेट्स है, एंड दिस इज नॉट ए कैश क्रॉप, है ना। कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है, कैश क्रॉप का देखिए एक्चुअली में मतलब ये होता है कि ऐसा एग्रीकल्चरल क्रॉप जिसको हम लोग इसलिए उगाते हैं या इसलिए इसकी खेती करते हैं कि हम लोग इसका सेल्फ कंजम्पशन नहीं करें, है ना। ठीक है, जैसे गन्ना का हम लोग खेती इसलिए नहीं करते हैं कि गन्ना का खेती किए और हम लोग उखाड़ उखाड़ के सब गन्ना जो है केतारी का जूस बनाकर पी ले, ऐसा नहीं, इसलिए हम लोग नहीं करते हैं। इसका जो खेती है हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि इसको हम लोग क्या करें, चीनी के मिल में जाकर जो है गन्ना को दे दें, वहाँ बेच दें। बेचने से क्या होगा, उसमें उसका चीनी बनेगा, चीनी बनेगा तो वो कंजम्पशन कौन करेगा, कोई और करेगा, जो खरीदेगा, खरीदार जो होगा चीनी का वो कंजम्पशन करेगा। ग्राउंड नट के केस में भी यही चीज़ है, ऐसा नहीं कि ग्राउंड नट का खेती किए तो हम लोग सारा का सारा ग्राउंड नट्स सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं रखते हैं। जूट में भी वही चीज़ है ना, तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को नकदी फसल कहा जाता है या फिर कैश क्रॉप कहा जाता है। अगला है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग योजना। देखिए ये एक प्रकार का योजना है, विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग योजना, और इसका उत्तर होगा प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, यानी कृषिगत निर्यात को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है,
हाँ, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट योजना NADY, ठीक है, और इसको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY भी कहते हैं। तो ये कब इनिशिएट हुआ था? सबसे पहले इनिशिएट हुआ था 2007 में, और ये एक अम्ब्रेला स्कीम था, है ना, यानी बहुत सारे स्कीम्स को इसके कवरेज में डाल दिया गया था। इसमें क्या था? सॉइल टेस्ट लैब, है ना, यानी मृदा का परीक्षण, फर्टिलाइजर्स क्वालिटी को कंट्रोल लैब चेकिंग करना, और कुछ कृषिगत उपकरण प्रोवाइड कराना, इस प्रकार की चीज़ें थी इसमें, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कौन सा नहीं है, तो लगभग सब थी, तो इसीलिए इसका जो उत्तर होगा वो ये होगा, ठीक है। 78 का है P सेनगुप्ता एंड G सात्स्युक हैड डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मेनी माइक्रो एग्रीकल्चरल रीजन्स। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार के सूक्ष्म कृषिगत क्षेत्र में बंटवारा किया गया है P सेनगुप्ता के द्वारा। ये एक एग्रो बेस्ड साइंटिस्ट होंगे, और इन्होंने 60 प्रकार से डिवाइड किया है, ठीक है। 60 प्रकार के जोन्स चिन्हित किए हैं एग्रीकल्चरल रीजन्स के तौर पर, ठीक है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है 8th प्लान के अंतर्गत इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। यहाँ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पूछा जा रहा है, और इसमें आंसर होगा 15। आप बताइएगा झारखंड में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं? हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान। देखिए इसको 5 ईयर प्लान में हम बताए हुए हैं। इसका जो उत्तर है वो है आपका 10th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। 10th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? तो मई 2005 में, ठीक है। अब है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। अब है इसमें पूछ रहा है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत कौन सा राज्य कवर है, तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। देखिए जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सभी क्या हैं? आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, और साथ में हिमालयन बाउंड्री स्टेट्स हैं, ना। तो इन लोगों के लिए अलग से एक स्कीम डेवलप की गई थी, विच इज़ जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत ही अलग प्रकार का एक मिशन था। अब है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। ये क्या करता है? ये आपका जो है बेनिफिट्स ऑफ पेंशन एंड इंश्योरेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, SFDA। SFDA प्रोग्राम क्या था? तो SFDA प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, ये चीज़ है, तो इसको इनिशिएट किया गया था 1971 में, ठीक है, 1971 में। NFSA के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। NFSA ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पोषण योजना, मध्याह्न मील स्कीम्स, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत निहित है। और इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं वो देख लेते हैं हम लोग एक बार, है ना। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA ये जो है आपका लीगल इंटाइटलमेंट्स देता है कितने परसेंट को? तो 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन, यानी भारत के 2/3 जनसंख्या को ये फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है लीगली, यानी वैधानिक है। अगर नहीं है तो ये फिर गैर कानूनी हो जाएगा, यानी कानूनन रूप से आपको प्रोवाइड कराना है ये। और ये दायित्व किसका है? सरकार का दायित्व है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि पॉपुलेशन को सब्सिडाइज्ड रेट पर फूड प्रोवाइड कराना है, और इसमें 75% रूरल पॉपुलेशन होना जरूरी है, यानी आपका ग्रामीण जो जनसंख्या है उसका 75% और शहरी जनसंख्या का 50%। 4 प्रकार के शेड्यूल्स हैं इसमें, जो कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं। TPDS के अंतर्गत शेड्यूल प्राइस है, न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड है, यानी पोषण का जो मानक है उसको फॉलो करना है, और एडवांसिंग फूड सिक्योरिटी रखा गया है ना, और स्टेट वाइज एलोकेशन है फूड ग्रेन्स का। ये 4 स्टेज हैं इसका।
अब है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए एनएफएसए का एक कोई स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एनएफएसए जो है 2013 का जो प्रोविज़न है, ठीक है, एनएफएसए 2013 में आया था, और उसका जो जो प्रोविज़न है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ से आप जो है ले सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है किस प्रकार से ये इनेक्ट होगा। पहला तो 75 और 50% वाला गाँव में और शहरों में, वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा है आपका एलिजिबल हाउस होल्ड, यानी जो जितने भी योग्य होंगे उनको कितना क्या क्या मिलेगा वो चीज़ देखिए। 5 किलो का फूड ग्रेन मिलेगा पर पर्सन पर मंथ, यानी प्रत्येक व्यक्ति को प्रति महीने कितने के दर पर, 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के दर पर चावल, गेहूं और कोर्स ग्रेन्स, है ना। ये 3 चीज़ें आपका मिलेगी 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये में। और जो एग्जिस्टिंग अंत्योदय अन्न योजना थी, है ना, वो भी कंटिन्यू होगा। वहाँ पर आपको 35 किलो फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड पर मंथ मिलेगा, यानी यहाँ पर एक घर पर मिलेगा, घर पर प्रति माह कितना, तो 35 किलो। और चौथा जो प्रोविज़न है वो है एल्डेस्ट वुमेन इन द हाउस होल्ड, यानी घर में जो सबसे बड़ी महिला होंगी और 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे होंगे, शेल बी हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द इशुएंस ऑफ द राशन कार्ड, है ना। और द एक्ट ऑल्सो हैज़ ए स्पेशल फोकस ऑन द न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रेन। और इसी के अंतर्गत क्या है आपका आंगनबाड़ी की जो स्कीम्स हैं, जहाँ पर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं एंड अप टू 6 इयर्स के बच्चों के लिए, और साथ में आपका मिड डे मील, यानी मिड डे एमडीएम के तहत, जिसको अब पोषण योजना कहा जाता है, उसके तहत 14 वर्षों के बच्चों को, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है इस योजना के अंतर्गत ही। और स्पेशल फोकस वुमेन पर भी रहता है, विशेष तौर पर धात्री महिलाएं हों, यानी जो प्रसूता महिलाएं हैं, यानी प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर लैक्टेटिंग वुमेन है, उन लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजंस भी इस एक्ट के अंतर्गत निहित हैं, ठीक है, ताकि बच्चा जो है वो स्वस्थ रहे और कुपोषित ना हो, माल नरिष्ट बच्चे ना पैदा हों, और अगर वैसे बच्चे हैं तो उनको पोषण सही से मिल सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है। इसको हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और एनएफएसएम ये सभी चीज़ें आप क्वेश्चंस में देख लीजिएगा, सिमिलर नेचर का क्वेश्चंस है, और इसीलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। देखिए फूड सिक्योरिटी मिशन अब जो है फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कन्वर्ट हो गया है ना, तो इसीलिए अंडर विच लॉ द स्टेट फूड कमीशन इज एस्टेब्लिश्ड। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2020 का प्रश्न है और 2020 प्री का प्रश्न है, और ये जब 2020 प्री है तो यानी 2021 का सवाल है, समझिए, है ना। और इसका जो क्वेश्चन है वो है इसका द स्टेट फूड कमीशन, यानी राज्य खाद्य आयोग। अब बताइए राज्य खाद्य आयोग हमारे राज्य में, झारखंड राज्य में भी राज्य खाद्य आयोग है, और ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इसको बनाने की बात कही गई थी। और वर्तमान में हमारे झारखंड के जो राज्य खाद्य आयोग हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया था आपका लैब असिस्टेंट के परीक्षा में, और इस लैब असिस्टेंट की परीक्षा में पूछा गया था, और इसका उत्तर होगा हिमांशु शेखर चौधरी। हर दिन आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे पेपर में, राज्य खाद्य आयोग ने पंचायत स्तर पर क्या किया, मीटिंग किया, मुखिया को समझाया, पीडीएस जो डीलर हैं उनको समझाया, ये इनका काम है, अवेयरनेस कैंपेन करना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी ऊपर की तरफ है, यानी इसमें जो है आपका कौन कौन से जो है वो आप देखिएगा, व्हीट है, राइस है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग ऊपर में देख लीजिएगा, पीडीएफ दिया हुआ है ऑलरेडी, वहाँ पर आप जाइएगा, E50 पेज नंबर E50 में आप जो है इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो डी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, तो जो मैच है उसको हम लोग देख लेते हैं। बफेलो का होगा भदावरी, का हो गया सिंधी, सिंधी एक प्रकार का ब्रीड है गाय का। गॉट का हो गया जमुना पारी, देखिए ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। जमुना पारी गॉट का एक ब्रीड है, ठीक है, और ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा प्रश्न है, ठीक है।
चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग जो है 98, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिश इंडस्ट्री इन इंडिया इज एट नेचुरल इनलैंड, है ना। नेचुरल इनलैंड में यानी जो हाँ यानी जो मैनग्रोव्स हो गया, है ना, एस्च्यूरी हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेगून्स हो गया, रिवर्स हो गया, यहीं पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फिश इंडस्ट्री ग्रो किया है। 99 नंबर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड। इसका उत्तर होगा चाइना। ठीक है, चाइना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है किसका, फिश का। और इस प्रकार का जो रिपोर्ट है वो कौन पेश करता है, FAO। FAO का मुख्यालय कहाँ है, रोम में है। ठीक है, FAO है क्या, विश्व खाद्य संगठन। ठीक है, विश्व खाद्य संगठन किस प्रकार की रिपोर्ट को जारी करता है, वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर 2020 रिपोर्ट। ठीक है, इस प्रकार का रिपोर्ट करता है। 100 नंबर क्वेश्चन, द ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो नीली क्रांति का संबंध है फिश प्रोडक्शन से, है ना। और 101 नंबर जो प्रश्न है वो है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज रिलेटेड टू ब्लू रेवोल्यूशन, होगा इसका आंसर पीसी कल्चर। पीसी कल्चर क्या होता है, मत्स्यों से संबंधित यानी मछलियों से संबंधित, फिश से संबंधित जितने भी प्रकार के चीजें होती है वो पीसी कल्चर कहलाती है ना। ब्लैक रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो ये है आपका क्रूड ऑयल से रिलेटेड, है ना। क्रूड ऑयल मतलब, क्रूड ऑयल हो गया आपका कच्चा तेल, है ना, कच्चा तेल ईंधन का, है ना। ब्लैक रेवोल्यूशन, यहाँ देख लीजिए कुछ कुछ रेवोल्यूशन जो है, ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन से, व्हाइट रेवोल्यूशन डेयरी फार्मिंग और मिल्क प्रोडक्शन से। देखिए व्हाइट रेवोल्यूशन के जो जनक थे वर्गीस कुरियन थे, है ना। व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति। और हरित क्रांति के जो जनक थे भारत में वो थे आपका डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और MS स्वामीनाथन का हाल ही में जो है उनका निधन हुआ है, और इस वजह से एक संभावित प्रश्न यहाँ से हो सकता है, पूछ दे। ठीक है, रेड रेवोल्यूशन में मीट टोमेटो दोनों होगा, है ना, मीट भी होगा टोमेटो भी होगा। और येलो रेवोल्यूशन में होगा ऑयल सीड प्रोडक्शन यानी तिलहन। येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा ऑयल सीड से। 104 का देखिए, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ वीट, वही रैपसीड यानी सरसों, या जिसको हम लोग रैंचा बोलते हैं, है ना, खोरठा भाषा में। तो यहाँ तक हम लोग देखिए इसका जो हम अभी बात ही कर रहे थे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड इज नॉट MS स्वामीनाथन। यहाँ पर इंडिया में अगर बात करते हैं तो MS स्वामीनाथन होते हैं, और अगर वर्ल्ड में बात कर रहे हैं तो नॉर्मन E बोरलॉग होंगे। ठीक है, ये 1960s 70s के अप्रोक्स में ये चीज़ें हुई थी, है ना। और इन्हें 1970 में नोबेल का पीस प्राइज भी दिया गया था, नॉर्मन E बोरलॉग को। ठीक है, चलिए अब है इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। भारतीय हरित क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, तो ये हुई थी पंतनगर में। पंतनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, वहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि विश्वविद्यालय जो थी पंतनगर का, तो वहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई थी। बर्थ प्लेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ये आपका पंतनगर कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब है हु वाज द पर्सन नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रीन रेवोल्यूशन व्हेन इट्स स्टार्टेड इन इंडिया, तो इसका उत्तर होगा रफ़ी अहमद किदवई यानी RA किदवई। ठीक है, ये नहीं थे। कौन कौन थे, तो MS स्वामीनाथन उस समय ये साइंटिस्ट ही थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, है ना। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। और C सुब्रमण्यम कौन थे C सुब्रमण्यम थे कृषि मंत्री थे उस वक्त। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 108 नंबर का जो प्रश्न है वो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ लेट 60s। देखिए हम अभी 60 के दशक की बात की, तो पूछा जा रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब कौन करता है, यानी सबसे सर्वोपयुक्त कौन सा इसमें डिस्क्रिप्शन है, तो इसका उत्तर होगा D, सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी था ये। ठीक है,
ठीक है, ये भी प्रश्न जो है थोड़ा मोड़ा सेम नेचर का है, 109 नंबर। इसका उत्तर होगा लेसन द बर्डन ऑफ सब्सिडी इन्वॉल्व इन स्कीम। फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पीडीएस के माध्यम से, तो क्यों ऐसा किया जाता है? तो इसका सिंपल सा उत्तर है कि बहुत ज़्यादा जो है सब्सिडी को कम करने का एक उद्देश्य है। और ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये होगा मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। और इसी के आधार पर इंडिया में एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, की स्थापना की गई थी। और एक समय ऐसा था जब भारत जो है मिल्क डिफिशियंट कंट्री में गिना जाता था, भले ही भगवान कृष्ण का ये जन्मस्थली रहा हो ये देश, या फिर एक समृद्ध यदुवंशियों की परंपरा रही हो इस देश में, इसके बावजूद ये मिल्क डिफिशियंट नेशन में काउंट होता था। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के इंट्रोडक्शन के बाद और साथ में ये फ्लड, ऑपरेशन फ्लड जो था, यानी वाइट रेवोल्यूशन भी जिसको बोलते हैं, यानी श्वेत क्रांति, तो इसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कौन बना? तो आपका इंडिया बना, ठीक है। और इसके प्रणेता कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, ठीक है। तो हम लोग आज को इस यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं E52 के पेज तक, और कंटिन्यू करेंगे हम अपना जो अगला सेशन होगा वो होगा 111 से, है ना। 110 क्वेश्चंस अभी हम लोग किए और 111 से हम लोग जो है शुरू करेंगे, 111-12 से, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। अगला जो सेशन होगा इसी से संबंधित होगा, और हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही अब सभी चीज़ों को टैकल करते जाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि हम लोग टोटल 1500 क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।